हाल ही में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट मतलब DOJ ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक किया है। और ये कोई छोटी मोटी रिलीज नहीं है, हम बात कर रहे हैं 30 लाख पन्नों की। बाप रे, 30 लाख पन्ने? और इसमें करीब 2000 वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें भी शामिल हैं। ये तो अपने आप में एक पूरा आर्काइव है। बिल्कुल। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन डॉक्यूमेंट से असल में निकल क्या रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि एप्स्टीन ने क्या किया, वो तो हम काफी हद तक जानते हैं। सही है। असली सवाल ये है कि वो इतने सालों तक ये सब कैसे करता रहा, उसका नेटवर्क कितना गहरा था, उसके काम करने का तरीका क्या था और कैसे वो इतने पावरफुल लोगों को अपने साथ जोड़ पाया। इन फाइल्स में हम उसी के ब्लूप्रिंट की तलाश करेंगे। और इस पड़ताल के लिए हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स का मतलब एक पूरा ढेर है। ये रिपोर्ट्स DOJ की रिलीज पर, बिल गेट्स जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के रिएक्शंस पर और सबसे जरूरी एप्स्टीन के पीड़ितों को फंसाने के तरीकों पर रोशनी डालती हैं। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स पजल है जिसके कुछ हिस्से अब हमारे सामने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिलीज के स्केल से ही। 30 लाख पन्ने, ये सुनने में ही इतना ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ एक पिच है ना? ये पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कुल फाइल्स का सिर्फ आधा हिस्सा है। अच्छा। असल में कुल 60 लाख पन्ने हैं, जिनमें से लगभग 30 लाख को DOJ ने अभी भी रोक कर रखा है। रोक कर रखा है? क्यों? हाँ, और इसके पीछे कुछ वजहें बताई गई हैं, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को हटाना, जो कानूनी तौर पर जरूरी है, दूसरा पीड़ितों की पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा करना, और तीसरा कुछ कानूनी विशेषाधिकार जिन्हें लीगल प्रिविलेज कहते हैं। अच्छा। तो अभी भी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। लेकिन जो सामने आया है उसे लेकर ही एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वादा ये था कि पीड़ितों की पहचान छिपाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। कई पीड़ितों के नाम और पर्सनल डिटेल्स बिना छिपाए, मतलब अनरिडैक्टेड, पब्लिक हो गए। ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही से कहीं ज्यादा है। ब्रैड एडवर्ड्स, एक वकील जो 20 साल से एप्स्टीन के पीड़ितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इसे हजारों गलतियां कहा है। हजारों गलतियां? हाँ, सोचिए, 20 पीड़ितों के एक ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी करके इसे धोखा बताया है। उनका कहना है कि जिस प्रोसेस को उनकी मदद के लिए बनाया गया था, उसी ने उन्हें फिर से पब्लिक स्क्रूटनी और सदमे के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। ये तो भयानक है। मतलब जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए था, उन्हें एक और ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है। DOJ ने इस पर कुछ कहा है? उन्होंने एक तरह से अपनी गलती मानी है। एक ईमेल इनबॉक्स बनाया गया है efta@usdoj.gov ताकि पीड़ित सीधे संपर्क करके अपनी जानकारी हटवा सकें। लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। सही बात है। तो एक तरफ तो ये तकनीकी और कानूनी गड़बड़ियां हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी तो नामों में है। और लिस्ट में कुछ नाम इतने बड़े हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। बिल गेट्स का नाम बार बार आ रहा है और उनकी सफाई भी उतनी ही दिलचस्प है। हाँ, बिल गेट्स ने एप्स्टीन के साथ मुलाकातों को अपनी मूर्खता कहा है। उनकी कहानी ये है कि वो एप्स्टीन से 2011 में मिले थे। 2011 में? हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एप्स्टीन के फ्लोरिडा में दोषी ठहराए जाने के बाद की बात है। मतलब उन्हें पता था कि एप्स्टीन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है, फिर भी वो उससे मिल रहे थे। किस लिए? गेट्स का तर्क है कि उन्हें लगा था कि एप्स्टीन उन्हें दूसरे सुपर रिच लोगों से मिलवा सकते हैं जो गेट्स फाउंडेशन के लिए ग्लोबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स में करोड़ों डॉलर का दान दे सकते हैं। अच्छा, तो ये चैरिटी का एंगल था। हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कभी एप्स्टीन के इनफेमस द्वीप पर नहीं गए और ना ही वहां किसी महिला से मिले। उनके शब्द थे, अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो एक गलत रास्ता था। वो कहते हैं कि हर मुलाकात सिर्फ डिनर तक ही सीमित थी। लेकिन यहाँ एक और एंगल है जो इस कहानी को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। उनकी पूर्व पत्नी मिलिंडा फ्रेंच गेट्स का बयान। उन्होंने साफ कहा है कि बिल गेट्स और फाइल में शामिल दूसरे लोगों को अपने रिश्तों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि ये उनके तलाक के कई कारणों में से एक था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इन फाइल्स के सामने आने से उनकी बहुत बहुत दर्दनाक यादें ताज़ा हो गई हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक पब्लिक रिलेशंस का मुद्दा नहीं था, बल्कि इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी बहुत गहरा था। गेट्स के अलावा और भी कई बड़े नाम हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप। उनका नाम तो हजारों बार आया है। हाँ, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। ज्यादातर जिक्र न्यूज आर्टिकल्स में है जो इन फाइल्स का हिस्सा है। मतलब कोई सीधा आरोप नहीं है। नहीं,
डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लॉन्च ने इस बात से साफ इनकार किया है कि ट्रंप को बचाने की कोई कोशिश की गई। उन्होंने कहा, हमने किसी को नहीं बचाया या नहीं बचाया, हमने कानून का पालन किया है। ठीक है, लेकिन एलन मस्क के मामले में तो ईमेल्स भी हैं, सही है ना? सही। 2013 के कुछ ईमेल हैं जिनमें मस्क और एप्स्टीन के बीच द्वीप पर जाने की योजनाओं पर चर्चा हुई है। एक ईमेल में मस्क पूछते हैं, छुट्टियों में BVI बाथ्स के इलाके में रहूंगा, क्या आपसे मिलने आने का कोई अच्छा समय है? तो वो द्वीप पर जाने की बात कर रहे थे। हाँ, हालांकि मस्क ने हमेशा द्वीप पर जाने से इनकार किया है, लेकिन ये ईमेल उनके बीच संपर्क को जरूर दिखाता है। और प्रिंस एंड्रू का मामला तो खैर पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। इन फाइल से कुछ नया पता चला? नया ये है कि FBI रिकॉर्ड्स में वर्जीनिया गिफ्वे के बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने प्रिंस से मिलने की बात कही थी। और एक और दिलचस्प डिटेल सामने आई है। क्या? 2010 में एप्स्टीन ने प्रिंस एंड्रयू को इरीना नाम की एक 26 साल की रूसी महिला के साथ डिनर का सुझाव दिया था। उसे चालाक, सुंदर और भरोसेमंद बताया था। ये दिखाता है कि वो कैसे अपने नेटवर्क में लोगों को एक दूसरे से मिलवाता था। बिल्कुल। ओके, तो ये नाम तो फ्लैशी हैं, लेकिन मैं वापस अपने उसी सवाल पर आना चाहता हूँ। ये सब होता कैसे था? What was the method? FBI की इंटरव्यू रिकॉर्ड्स, जिन्हें 302S कहते हैं, उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि ये कोई अकेला आदमी नहीं था, ये तो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। एक ऑपरेशन? हाँ, प्राइवेट प्लेन, दुनिया भर में अलग अलग घर और एक पूरा स्टाफ। गिज़लेन मैक्सवेल का रोल एक की रिक्रूटर का था। वो प्रोफेशनल मसाज या डांस सेशन के बहाने लड़कियों को फंसाती थीं। ये एक ऐसा मुखौटा था जिस पर युवा लड़कियां आसानी से भरोसा कर लेती थीं। इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है इन फाइल्स में? हाँ, एक 17 साल की लड़की की कहानी है। उसे न्यूयॉर्क के एक डांस स्टूडियो के बाहर अप्रोच किया गया। उसे डांस बेस्ड फिटनेस सेशन देने के लिए बुलाया गया। ये एक प्रोफेशनल अफसर लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये मुलाकातें मसाज और फिर सेक्सुअल अब्यूज में बदल गईं, जो कई सालों तक चला। एप्स्टीन उसे पैसे देता था और उसे अपने दोस्तों को भी उससे मिलवाने के लिए इनकरेज करता था। मतलब ये एक पिरामिड स्कीम की तरह था, जहां पीड़ितों को ही और पीड़ित लाने के लिए मजबूर किया जाता था। एग्जैक्टली। ये मसाज वाला एंगल तो समझ आता है, ये क्लासिक तरीका है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है शिक्षा का इस्तेमाल। बिल्कुल, ये उसका सबसे शातिर दाव था। ये उसके साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार था। कैसे? सोचिए, वो लड़कियों को NYU या कोलंबिया जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना दिखाता था। रीना ओ नाम की एक आर्टिस्ट ने बताया कि जब वो 21 इयर्स की थीं, तो एप्स्टीन ने उन्हें बिना किसी शर्त के स्कॉलरशिप ऑफर की। बिना किसी शर्त? यहीं पे ट्रैप छिपा है। जाहिर है बाद में शर्तें जुड़ गई होंगी। हाँ बिल्कुल, रीना वो बताती है, लेकिन बाद में उसने उस स्कॉलरशिप से बहुत सारी शर्तें जोड़ दी। जब मैंने वो सब नहीं किया जो वो चाहता था, तो उसने स्कॉलरशिप वापस ले ली। अरे बाप रे। ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक नियंत्रण था। उन्हें एहसान के बोझ तले इतना दबा दो कि वो कभी मुंह न खोल सकें। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी, ये उसका पैटर्न था। अमेरिकी कांग्रेसी जेमी रस्किन ने तो इस पर यूनिवर्सिटीज को पत्र लिखकर जानकारी भी मांगी है। उनका कहना है कि इसका मकसद पीड़ितों को उसका एहसानमंद बनाना था, ताकि वे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए आगे ना आए। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। हाँ, जो आर्थिक निर्भरता पैदा करता था और पीड़ित को पूरी तरह से उसके कंट्रोल में ले आता था। ये तो हो गई बाहरी दुनिया की बात, लेकिन उसके घर के अंदर क्या चल रहा था? मैंने सुना है कि एक हाउस होल्ड मैनुअल भी मिला है। और उसकी बातें तो और भी अजीब हैं। वो मैनुअल उसके पैरानॉइड और कंट्रोल फ्रीक नेचर का सबूत है। उसमें स्टाफ के लिए बेहद सख्त नियम थे। जैसे कि? पहला और सबसे जरूरी नियम, कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत कहो। मतलब पूरी तरह से चुप्पी। और कुछ नियम तो बिल्कुल अजीब थे, जैसे एयर कंडीशनिंग को हमेशा 60 डिग्री F यानी लगभग 15.5 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा। 15 डिग्री? वो तो लगभग फ्रीजर जैसा हो गया। बिल्कुल। हर बेड साइड दराज में बंदूकें रखनी होंगी। बाथरूम में टिश्यूज और टूथपेस्ट का एक बड़ा स्टॉक हमेशा मौजूद होना चाहिए। और एक नियम था जिसे वाइब चेक कहा गया था। वाइब चेक, ये क्या है? ये असल में सेक्स टॉयज के लिए एक कोड वर्ड था कि उन्हें कहाँ रखना है और कैसे रखना है। अच्छा। ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश थी जहाँ हर चीज, हर इंसान पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो। तो ये सब मिलाकर एक तस्वीर बनती है कि वो कैसे काम करता था।
लेकिन ये पजल तब तक अधूरी है जब तक हम उसके नेटवर्क की बात ना करें। ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, है ना? दिस इज अ ग्लोबल नेटवर्क। एब्सोल्युटली, ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय था। फाइल्स में दुनिया भर की प्रभावशाली हस्तियों का जिक्र मिलता है। और ये कहना जरूरी है कि किसी का नाम आने का मतलब ये नहीं कि वो किसी अपराध में शामिल था, सही है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये उसके नेटवर्क की पहुंच को जरूर दिखाता है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे यूके के एक वरिष्ठ राजनेता पीटर मैंडलसन, उन्होंने एक ईमेल में एप्स्टीन को अपना मुख्य जीवन सलाहकार बताया था। क्या? मुख्य जीवन सलाहकार, एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, ये अपने आप में बहुत अजीब है। बिल्कुल। जब मैंडलसन अपनी आत्मकथा लिख रहे थे तो एप्स्टीन ने उसका ड्राफ्ट पढ़कर उन्हें चेतावनी दी थी कि इससे उनके बिजनेस करियर को नुकसान होगा। और कौन है इस लिस्ट में? इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद मराक। वो एप्स्टीन के साथ लगातार संपर्क में थे। 2016 में एप्स्टीन के जन्मदिन पर लिखे एक पत्र में बराक और उनकी पत्नी ने एप्स्टीन को लोगों का संग्रहकर्ता कहा था, अ कलेक्टर ऑफ पीपल। वाह, लोगों का संग्रह करता, ये एक बहुत ही चिलिंग डिस्क्रिप्शन है। ऐसा लगता है जैसे वो इंसानों को चीजों की तरह इकट्ठा कर रहा था। बिल्कुल। और ये नेटवर्क सिर्फ राजनीति तक नहीं बल्कि शाही परिवारों तक भी फैला हुआ था। अच्छा। नॉर्वे के क्राउन प्रिंसेस मेट मैरिट ने 2011 से 2014 तक एप्स्टीन से ईमेल पर बात की। एक ईमेल में उन्होंने लिखा, तुम मेरे दिमाग को गुदगुदाते हो। You tickle my brain? हाँ। बाद में जब एप्स्टीन के अपराध सामने आए तो उन्होंने इस संपर्क पर गहरा खेद जताया। भारत से भी किसी का नाम है? हाँ, अरबपति अनिल अंबानी का नाम भी दस्तावेजों में है। कथित तौर पर उन्होंने एप्स्टीन से संपर्क किया और भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले जेरेड कुशनर और स्टीव बैनन से संपर्क साधने में मदद मांगी थी। और इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? हाँ, भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे एक दोषी अपराधी का कचरा विचार कहकर खारिज कर दिया है। और वुडी एलन, उनका भी जिक्र है? हाँ, उनका जिक्र दीपक चोपड़ा के साथ डिनर पार्टियों के संदर्भ में आता है। साथ ही एक बार एप्स्टीन ने वुडी एलन के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक मीटिंग आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया था। कमाल है, ये दिखाता है कि उसका नेटवर्क कितना विविध और शक्तिशाली था। पॉलिटिक्स, बिजनेस, रॉयल्टी, हॉलीवुड, सब कुछ। तो आज की इस बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या बड़ी बातें सामने आई? हमने दस्तावेजों के विशाल पैमाने और रिलीज में हुई गड़बड़ियों की बात की। हमने बड़े नामों और उनकी सफाइयों को देखा। लेकिन सबसे जरूरी, हमने एप्स्टीन के काम करने के तरीकों को समझा। कैसे वो शिक्षा जैसे नोबल साउंडिंग आइडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। ये फाइलें सिर्फ एक आदमी के गुनाहों का चिट्ठा नहीं है, ये दिखाती हैं कि कैसे प्रभाव को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। एप्स्टीन का असली टैलेंट पैसे कमाना नहीं था, बल्कि नेटवर्क बनाना था। बिल्कुल। वो यूनिवर्सिटीज को स्कॉलरशिप का लालच देता, नेताओं को ताकतवर लोगों से मिलवाने का वादा करता और अमीरों को वो देता जो वो चाहते थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हर कोई किसी न किसी तरह से शामिल था और यही वजह है कि ये इतने दशकों तक चलता रहा। तो ये सिर्फ एप्स्टीन के बारे में नहीं है, बल्कि उस समाज के बारे में भी है जिसने उसे ऐसा करने दिया। एग्जैक्टली। ये उन संस्थानों और व्यक्तियों पर भी सवाल खड़े करता है जो उसके साथ जुड़े थे, चाहे अनजाने में या जानबूझकर। जाते जाते एक विचार, ये स्रोत बताते हैं कि एप्स्टीन को यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारों तक हर बड़े संस्थान में घुसपैठ करने का जुनून था। ये देखते हुए ये प्रभाव के उन अनदेखे तरीकों के बारे में क्या बताता है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? और क्या हमें सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं बल्कि उनके आसपास के उन नेटवर्क्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो उन्हें ताकत और वैधता देते हैं?